कर दो इसको, स्टार्ट हो गया है? हाँ, पीडीएफ ले लेना जाके, आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। लेट से आया, मैं ज्यादा करवा दिया इस बार, ज्यादा करवा दिया तो उसको बनने में टाइम लग रहा है। मैं आपको सोचा कि सारा लगभग जितना हो सके दे दो, एक ही बार में खत्म करो। तो उसमें फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड्स, ईडियम्स पुराने और नए दोनों डलवा दिया। वन वर्ड्स के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल में डलवा दिया हूं। बाइलिंगुअल समझते हो? एक हिंदी में भी है, तो मतलब शब्द लिखा है उसके आगे हिंदी में उसका मीनिंग है, तो वो भी मिल जाएगा। समझ में आया? तो हो सकता है उसके लिए टाइम ले लेना हो। हाँ, आज बताऊंगा कैसे कैसी सरकार। तुमको लगता है कि हर देश में एक ही तरीके की सरकार होती है? नहीं। जैसे डेनमार्क चले जाओ, और डेनमार्क में जाओगे तो पता है वहां कई सरकार होती है, वोट उठ नहीं दिया जाता। जिसके पास पैसा है वो राजा। डेनमार्क है तो भारत में भी यही भी है ना, भारत में भी इनडायरेक्टली देखोगे तो वही है। अब राजा कौन है? अंबानी अडानी। तभी तो देख रहे हो कि धरती पर, आसमान में और पानी, हर जगह शादी चल रहा है। तो शादी खत्म नहीं हो रहा है? जितना शादी खत्म कहाँ हो रहा है उसका? हो गया ये। हाँ, टेस्ट का रिजल्ट पता चला? लिस्ट लगवा दो अगर हो जाए तो। चलो देखो, वन वर्ड स्टार्ट कर ही दिए हैं। वन वर्ड में आपको मेनली रूट वर्ड पकड़ना है। रूट वर्ड बताया था ना, तीन चीज बताया, पी, आर और एस। प्रेफिक्स, रूट, सफिक्स कहा था। इसमें कई जगह देखो प्रेफिक्स तो पहले लगेगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन कई बार रूट भी प्रेफिक्स का काम कर देता है। मतलब रूट जो है वही बन जाएगा प्रेफिक्स में लग के। अब वो चीज समझना, जैसे एक शब्द होता है आर की या फिर क्रेसी, इसका मतलब होता है शासन, सरकार। तो वो क्या है? क्रेसी या आर की। अब लग जाएगा ए लगा के, एन आर की, शासन है ही नहीं, अराजकता, उसे क्या कहते हैं? एन आर की। तो रूट वर्ड बताया था। अब रूट वर्ड के लिए रूट वर्ड, जैसे अगला आज जो क्लास है, जैसे पिछला क्लास में करा था साइड। साइड मतलब हत्या। तो कहीं भी साइड लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा? हत्या। जब जैसे मान के चलो कि किसान है, खेत में जा रहा है, कीड़े लग रहे हैं, तो वहां पर मारेगा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, ये सब लगते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही अगला रूट वर्ड है क्रेसी और आर की। क्रेसी हो या आर की हो, उसको कहते हैं क्या? तो सरकार। उसको क्या कहते हैं? सरकार। यानी सरकार है तो क्रेसी लगा रहेगा, जहां भी लगे क्रेसी तो इसका मतलब क्या है? सरकार, शासन। जैसे हमारे देश में है डेमोक्रेसी, है ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक शब्द होता है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोस। कई जगह ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, रूट वर्ड या साइंटिफिक शब्द होता है। जैसे हमारे, जैसे शरीर का निर्माण हुआ है किससे? कोशिका से। हिंदी में कहते हैं क्या? कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं सेल, कहते हैं ना, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है साइटो। साइटो एक रूट वर्ड है सेल के लिए, वैसे ही क्रेसी एक रूट वर्ड है सरकार के लिए। अब क्रेसी जहां भी आपको अपनी आंखों से दिखेगा उसे क्या कहेंगे? सरकार, शासन, गवर्नमेंट, क्रेसी कहलाएगा। अब नियो तो सभी लोग जानते ही हैं। नियो का मतलब नया, है ना, नियो क्या है? नया। अब जैसे एक गाड़ी महिंद्रा ने निकाला था स्कॉर्पियो नियो, वो बेसिकली स्कॉर्पियो जो था उसका नया वर्जन था, उसको नियो को शॉर्ट में सिर्फ कहा गया एन। बोलेरो नियो, तो नियो का मतलब क्या होता है? नया। तो नियो मतलब नया, क्रेसी का मतलब सरकार, इसका मतलब क्या होगा? नए की सरकार। नया मतलब क्या? अभी नया नया टावर है, अब उसका सरकार बन गया तो क्या कहलाएगा? नियोक्रेसी। तो नियोक्रेसी का मतलब अनुभवहीन, जो अनुभवहीन थे, अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियोक्रेसी। अच्छा, मुगल में आप देखोगे कि ज्यादातर, जैसे जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, औरंगजेब 1707 में जब मरा,
उसके बाद देखोगे तो जो उसके बाद जो राजा बनते हैं जैसे बहादुर शाह ऐसे, तो उनको छोड़ दो, उसके बाद सभी के सभी देखो नालायक हुए हैं। जैसे काफी खान जो था, काफी खान ने कहा है कि एक अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह, जिसके बारे में कुछ ढंग की बातें कही जा सकती हैं। उसके बाद जितने सारे आए, चाहे रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, चाहे मुबारक उद्दौला, ये जितने सब थे, चाहे तुम देखोगे कि जो मोहम्मद शाह रंगीला, इन सब के पीछे अगर इनका खराब होना और भ्रष्ट होना, अयोग्य होना, इसके पीछे कुछ घटना, एक बहुत कॉमन घटना घटी है। तुम समझे हो कभी से? जानते हो क्यों ऐसे हुआ? मतलब वो लोग क्यों इतने बेलखड़े बादशाह बने, बेकार बादशाह क्यों बन पाए? उसका खेल है कि वो सभी के सभी 18, 19, 20, 21 साल के टाबर थे। अब 18 साल 19 साल का लड़का है, उसको मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनाओगे तो युद्ध में अभ्यस्त रहेगा, अय्यासी में अभ्यस्त रहेगा, शराब, शराब और कबाब, तीन चीजों में उलझा रहेगा। तो आप जब पैटर्न जब पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप मुगल बादशाह जितने हैं, जितने बेकार हैं, आप उनके उम्र को तलाशना। जहांगीर कितने, जो जहांगीर जो देख लो, तो आप पहले देखो अकबर है, अकबर भी कम ही उम्र में बन गया था, 13 साल की उम्र में बादशाह बन गया, लेकिन बैरम खान के संरक्षण में था। तो बहुत सारे ऐसे बादशाह बने हैं जो कम उम्र में बन गए, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा कम उम्र में बन गए। तो ज्यादा कम उम्र में तो क्या बन गया? नियोक्रेसी, यानी नए नए लोग जो सरकार में आते हैं उसे क्या कहते हैं? नियोक्रेसी, अनुभवहीन लोगों के द्वारा सरकार। ये तो अपना है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोग, जो लोग होते हैं उनको डेमो कहते हैं, डेमोस बेसिकली होता है। और क्रेसी का मतलब सरकार, तो किसकी सरकार? लोगों की सरकार, बाई द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार कहा जाता है। यानी सब कुछ सर्वो सर्वा कौन है? लोग। आदमी भी है। देखो हमारे देश में देखोगे तो एक तरीके से प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चुनाव कौन करता है? आदमी। आप पढ़ते हो राष्ट्रपति का चुनाव आप डायरेक्ट नहीं करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट करते हो आप ही। क्योंकि आप जैसे मान के चलो कि आप किसी व्यक्ति को पैसा दिए, तो आप खुद से पैसा लिए और हाथ से ले जाके उसको दे दिया, तो पैसा दिए ना। या आपने अपना पैसा किसी व्यक्ति को दिया और कहा कि तुम ले जाके उसको दे देना, तो क्या आप पैसा नहीं दिए? दिए। यही है किसी और के द्वारा दिया, यहां डायरेक्ट दिया, यहां इनडायरेक्ट दिया। तो यही होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव देखो कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली, जो क्या है? वोटिंग सिस्टम है वो, और क्या है? इनडायरेक्ट सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि जहां पर सब कुछ क्या हो? लोग हो। एक कोई नेता थी बीजेपी की, वो कह दी कि ईवीएम मशीन जो होता है ना, उसे राजा पैदा होता है। उधर से राजा भैया उठा, कहा कौन कहता है राजा पैदा? राजा नहीं, जनप्रतिनिधि पैदा होता है। राजा थोड़े पैदा हो जाता है ईवीएम मशीन से। आप जिस सांसद को चुनते हो किस लिए? कि आपके जो संसदीय क्षेत्र है उसमें वो काम कर सके। आपके संसदीय जो क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेके जाए किस में? लोकसभा में, है ना भाई। एक तरीके से लोकसभा में जाने का मतलब है मोदी से सीधा सीधा बातचीत होना, कुछ भी हो, क्योंकि मंत्रिमंडल का मुखिया होता है बस प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? मंत्रियों के प्रधान। ग्राम प्रधान का मतलब क्या है? ग्राम का प्रधान। तो वैसे ही वो मंत्रियों के बस प्रधान होते, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रधानमंत्री। देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट विल एक्ट इन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी एक मंत्रिमंडल होगा और जिस मंत्रिमंडल के मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री। यानी हम उनको अधिकार देते हैं कि तुम अपने मन से प्रधानमंत्री चुन लो, कि जहां जहां जाके मांग हो सके। तो सब कुछ इसमें क्या है? लोग अपनी अहमियत समझते नहीं है, वो अलग बात है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब समझ लो जनता होती है, राजा प्रजा, तो प्रजा मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ, यानी क्या? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनी लोग का शासन, यानी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। नए लोगों का शासन जो होता है उसे क्या कहते हैं? नए लोगों द्वारा नियोक्रेसी। यहां पर अमीर लोग हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, देखो आप कोशिश करना थोड़ा सा समय निकालना, और आपको जो जो नाम बता रहा हूं कोशिश करना किस देश में ये शासन चलते हैं। हर देश में से शासन है, नए लोग का शासन है, उस देश का नियम है।
ये प्लूटोक्रेसी का एग्जांपल दिया डेनमार्क, कि डेनमार्क में देखोगे तो क्या है, प्लूटोक्रेसी, कि जो राजा है उसी के पास सत्ता है, उस सब सत्ता का केंद्र वहां राजा है। यहां प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, धनी लोग के द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अडानी अंबानी। अब ये क्या है, रिच पीपल है, अगर इनके द्वारा शासन होगा तो क्या कहलाएगा, प्लूटोक्रेसी। मान लो कि राष्ट्रपति हमारे अंबानी साहब बन जाए और प्रधानमंत्री अडानी बन जाए, तो देश में डेमोक्रेसी थोड़े है, क्या चलेगा, प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटो को याद करो, लूटो से, लूटो। अब मानो धनी आदमी का शासन अगर दे दोगे तो क्या करेगा, और क्या कर सकता है। देखते हो गांव गांव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव, जो पैसा वाला पार्टी होता है गांव में जाता है, पैसा बांटता है दबा के सीसी पर, अब भाव बढ़ गया है। जो भी हो, मेरा कहना यह है कि जाके पैसा बांटता है। अच्छा, पैसा बांट के अगर चुनाव जीतेगा, तुमको लगता है कोई काम करेगा, नहीं काम करेगा। अगर पैसा बांटा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगा। यानी अगर कहीं पर भी कोई लूटेगा तो उसे क्या कहोगे, प्लूटोक्रेसी। यानी प्लूटोक्रेसी का मतलब जो अमीर दर्जे के लोग हैं उनके द्वारा शासन चलता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी, धनी लोग का शासन। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी, ये होना चाहिए। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का शासन, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होता है ना, उसको कहते हैं कि जहां पर जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, यानी जहां पर ज्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी है, अगर वो राज्य व्यवस्था को संभाले, उसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब क्या है कि जहां पर मतलब एक तरीके से ज्यादा कोई मेरिट लेके बैठा हुआ है, इसमें खुद ही लगा है मेरिट, जिसका हो मेरिट वो क्या शासन में राजा, वो क्या कहलाएगा, मेरिटोक्रेसी। आप देखो कि आप एक छोटा सा छोटा एग्जाम देखोगे, उसके लिए प्री और मेंस होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं, सॉरी कोई पेपर नहीं। किसी एमएलए को अगर मान के चलो कि आप में से किसी का मन घुमा, बस एक एज होना चाहिए, उम्र है, कुछ पैसे लगते हैं, जमानत राशि लगता है, 25,000 50,000 के आसपास लगता है। आप ही में से मान लो कोई खड़ा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, ले उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। आप कितना पास है, क्या पास नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे मोदी जी चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री होते। नियम अगर है तो वो खुद कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि वो तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही नहीं, लेकिन जो भी हुआ, जहां भी जाके भाई कोई पूछा कि आप आम कैसे खाते हैं, उसको जवाब में कहते हैं कि मेरी कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं हुई है। वो पढ़ाई उढ़ाई नहीं, खुद कहे, मैं नहीं कह रहा, तुम मेरे पे कहोगे सर आप कह, खुद कहे हैं वो कि मेरी कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं हुई। अब पढ़ाई नहीं हुई इसका मतलब कि आप नानपढ़ भी हो के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप क्लर्क नहीं बन सकते। बन सकते हो? तो वही चीज होता है कि जहां पर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर शासन संभाले, वो कहलाता है क्या, मेरिटोक्रेसी। यानी जिसका मेरिट ज्यादा वही राजा। तो मेरिटोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरिट क्लास, यानी जिसका पढ़ा लिखा ज्यादा है, बुद्धिमान लोग का शासन, यानी अ गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। देखो 100% में 100, वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। तो मेरिटोक्रेसी। हालांकि देखो एक चीज कहा जाता है कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, अकबर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, और अनपढ़ होने के बावजूद भी देखो शासन कितना बढ़िया संभाला था। उसका कारण क्या है, मंत्री परिषद, नवरत्न रखा था अपने दरबार में, बिरबल को साथ में रखा था। और वही देख लो मोहम्मद बिन तुगलक, अन्य अन्य चीजों में महारथी और उतना ही पागल है ना, क्योंकि उसके पास कोई नवरत्न नहीं थे, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। तो चीजें कही जाती। तो मेरिटोक्रेसी मतलब बुद्धिमान लोगों का शासन। ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुश तंत्र, तानाशाही। ऑटो, देखो अब तुमको एक चीज सिखाता हूं, ऑटो का एक मतलब होता है सेल्फ, स्वतः, स्पॉन्टेनियस जो होता है उसे कहते हैं ऑटो। जैसे मान के चलो कि एक मशीन है, कपड़ा धोने वाली मशीन, उसमें आप पानी डाले, सर्फ डाले, है ना, घोल दिया, उसके बाद कपड़ा डाला, मोटर चालू कर दिया, उसके बाद हो गया, पानी निकाला, ड्रेन किया, और सारा कपड़ा निकाल कर उसको जितना पानी था सब निचोड़ दिया। उसके बाद आप जाके उसको जहां पर है हैंगर पर उसको लटका दिया सूखने के लिए। एक तो मशीन ये है। अब एक मशीन ऐसी है कि उसको अपने हिसाब से पानी ले लिया,
अपने हिसाब से सर्फ ले लिया, अपने हिसाब से जो कपड़ा है वो डाला, अपने हिसाब से सब कुछ किया, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। नहीं कहते हैं ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक आता है, और जो आप उसमें काम कर रहे हो उसको मैनुअल कहते हैं। जैसे आजकल की गाड़ियां आ रही हैं ऑटोमेटिक, उसमें कुछ नहीं कर रहा, स्कूटी तो हमेशा से ऑटोमेटिक ही रहा है। हाँ, स्कूटी में कौन कौन सा गियर होता है, उसमें किया, स्टार्ट किया, एक्सीलेटर लिया, चाप दिया, है ना। बाइक बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। एक हमारे सर है, उनको स्कूटी चलाने आते लेकिन बाइक नहीं चला पाते, है सब है साथ के, तो उनकी ये दिक्कत है कि उनको बाइक चलाने नहीं, स्कूटी चलाने आ जाता है, आसान है, जबकि देखो उसका बनाया गया उसके लिए कि देखो सब कुछ तुम करो, इंजन को ऐसा बनाया गया सब कुछ तुम करना है, उसको बस बैठना है, सामने देखते रहना है, अब ब्रेक मारना है पैर से। अब बनाया गया स्कूटी को ऐसा, सब कुछ कहा कि नहीं ना, हम गियर लगा देंगे, हम अपने आप तुम्हारा जो क्लच है वो लगा के हम गियर शिफ्ट कर देंगे, तुम बस सामने देखते रहो, ब्रेक मारते रहो। फिर भी पता नहीं कहां इतना लड़ जाता है। तो इसीलिए आजकल की गाड़ियां क्या आ रही हैं? ऑटोमेटिक। यानी उसमें आजकल की जो गाड़ी आ रही है उसमें दो ही चीज लग रहा है, एक लग रहा है, एक लगता है क्लच और दूसरा ब्रेक, और दूसरा होता है एक्सीलेटर। ब्रेक लो, गाड़ी रुकेगी, आगे बढ़ाना है, ब्रेक छोड़ो, एक्सीलेटर वो चलती चली जाएगी, क्लच हटा दिया, तो उसको कहते हैं ऑटोमेटिक। तो ऑटो का एक मतलब ही क्या है? सेल्फ, जो स्वतः चलता है उसको कहते हैं ऑटो। और कृषि का मतलब होता है सरकार, यानी मेरी सेल्फ मतलब मैं खुद, और कृषि मतलब शासन, यानी मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा, मेरा जो मन करेगा करूंगा। नॉर्थ कोरिया जब मन करे तब कुछ भी कर देता है। कहा कि न्यूक्लियर परीक्षण नहीं कर सकते, बोला बोला 3 फोड़ो 3। कहा कि जैसे अमेरिका कहा कि तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, कहा नहीं कर सकते, ठीक है। कहा कि 1 न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, कहा कि ठीक है 3 कर देता हूं, 3 फोड़ दिया। तो वही क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी। इसको एक और शब्द कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है कि जनता को एकदम परेशान कर देना। देखिए, ऑटोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि जनता को परेशान करना, आपके लिए गए एक्शन से जनता भले ही परेशान हो रही हो, अलग बात है, लेकिन उसमें आपका मकसद नहीं है कि जनता को परेशान करना। वो क्या है? ऑटोक्रेसी। और डिक्टेटरशिप का मतलब है कि तानाशाही ही करना है, मतलब वहां के लोगों को एक तरीके से बढ़िया से बर्बाद करना है। वो क्या कहलाएगा? डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ऑटोक्रेसी निरंकुश तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। इसलिए देखते हो आए दिन भारत पर ये लांछन लगता रहता है कि ये देश जो है वो क्या किसकी तरह बढ़ रहा है? डिक्टेटरशिप की तरह बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की तरह बढ़ रहा है। तो वो क्या है? जो निरंकुश तंत्र, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। थियोक्रेसी का मतलब धर्म तंत्र, यानी जहां पर धर्म ही सब कुछ है, मतलब हम हर चीज काम करेंगे किसके आधार पर? धर्म के आधार। क्रेसी का मतलब सरकार, और थियो एक रूट वर्ड है रिलीजियस चीज के लिए, इसीलिए धर्म का अध्ययन करने को थियोलॉजी कहते हैं। धर्म के जो दर्शन कर चुके हैं उनको थियोसॉफी कहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आते हैं, एनी बेसेंट आके भारत में जुड़ती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ही थी। यानी थियो एक रूट वर्ड किसके लिए है? गॉड के लिए। जितने भी धर्म के ज्ञान विज्ञान है उनको थियोलॉजी कहेंगे। तो थियो मतलब, लिख रहे हो सब लोग? कहां लिख रहे? लिखो। आगे वाला थोड़ा बैठते तो ढंग से लिखने उखने वाला, बाकी पीछे बैठो, आगे ध्यान जाता है मेरा, तुम्हारा कहां है? सब रूट वर्ड है, इसको लिख लिया करो, काम करेगा। इसी से सारे सवाल बनेंगे, 10 क्वेश्चन बन जाएगा इसी से। थियोलॉजी, थियोसॉफी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोक्रेसी, समझ में आया? थियोफोबिया, धर्म से डर जो लगता है, बहुत सारे शब्द है। तो थियो का मतलब क्या है? गॉड। देखो, थियो का मतलब धर्म के लिए, तो थियो मतलब गॉड, और क्रेसी का मतलब सरकार, धर्म की सरकार हो, कि जहां हमारा धर्म शास्त्र कहता है। इससे पहले के देखोगे टाइम के, तो पहले जो था वो धर्म ही सब कुछ था। आप पढ़ना कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? जितने भी धर्म के तंत्र थे सबको क्या कर दिया? ट्रांसलेट करवाया। जैसे हमारे यहां चलता था कि इस्लाम के लिए जो भी लोग हैं उनके लिए किताब आती है फतवा-ए आलमगीरी, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कोई चोरी किया है हाथ काट दो। हाँ, मतलब उसमें था कि जो कोई भी काम किया हो, मान लो किसी के घर में जाके डाका डाल दिया, तो बोला ठीक है, कितना पैसा चुराया? 5000, कान काट दो।
कहा कि व्यक्ति का मार के सर फोड़ दिया, नाक काट दो, इसीलिए देखते हो कि मेरा नाक कटवा दिया, है ना, लोग कहते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था। तो यहां पर है थियो मतलब क्या है, धर्म, और कृषि का मतलब सरकार। तो धर्म का सरकार हो क्या कहलाएगा, धर्मतंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉज, कि जो धर्म के न्याय पर चलता है। जैसे आप पढ़ोगे सिखों के बारे में, तो जब गुरु गोविंद साहब थे तो उनके बाद बंदा बहादुर तो बने, लेकिन फर्रुखसियर ने मरवाया, और कह के गए थे कि अब आगे से कोई भी इसके बाद अगला कोई मतलब गुरु नहीं बनेगा। क्या होगा कि सिखों की एक किताब होती है गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब गुरु के जो ग्रंथ हैं उनको सब चीजों को संग्रहित करके उस किताब में लिखा गया, और कहा कि आगे से इनके प्रिंसिपल्स को माना जाएगा, यानी इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं ये उनको माना जाएगा। तो वहां से समाप्त, अब वो सब क्या कहलाएगा, थियोक्रेसी, यानी जहां पर धर्म के हिसाब से सब चीज चलता है उसे थियोक्रेसी, धर्मतंत्र कहेंगे। मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र, जहां, और भीड़ देख लो, ये मॉब का मतलब होता है भीड़, लेकिन उग्रवादियों की भीड़, जो अपना क्या बना सके हैं, माइंडसेट तय कर चुके हैं कि यहां तोड़फोड़ करना है। जैसे तालिबानी, अफगानिस्तान के अंदर कौन सा तंत्र है, मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी। तो मोबोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्र। 5 बजे वाले, इनके दिमाग में था 5 बजे आने का, बैठो जल्दी बैठो। अब देखो, मॉब का मतलब क्या है, भीड़, है ना, और कृषि का मतलब सरकार, तो भीड़ की सरकार। जैसे तालिबानी, अफगानिस्तान के अंदर क्या है, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, यानी मोबोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र, और ये ऐसी भीड़ है जो उपद्रवी वाली है। जैसे आप देखोगे कि मैं 1857 की क्रांति के बारे में बता रहा था, वो एक भीड़ ही थी जो पूरे के पूरे अंग्रेजों को मारा और कहा कि अब अंग्रेज को भारत से बाहर फेंकेंगे। अब बोला कि ठीक है, बाहर तो फेंक देंगे, फिर राजा कौन बनेगा, तो कहा इसके पहले कौन था, बोला कि वो तो सब मुगल थे, तो चलो मुगल के पास, तो चल दिए बहादुर शाह जफर से मिलने। तो वही चीज है। तो भीड़ का जो तंत्र, भीड़ की सरकार होती है, वो क्या कहलाता है, मोबोक्रेसी। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक शासन। ये आपने कई बार सुना होगा, तख्ता पलट। तख्ता मतलब होता है जो सरकार, और पलट जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आए दिन होते हैं, म्यांमार में अभी तक शायद यही चल रहा है। म्यांमार में कहां बाई इलेक्शन हुआ कुछ, पाकिस्तान में भी चल रहा है, बढ़िया, वहां तो आए दिन चलते रहते हैं। और पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ये भी है। पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद किया वहां के जो भी एक तो आर्मी वाले, और दूसरा वहां के नेता। वहां के नेता थोड़ा पक्ष में आते भी हैं तो आर्मी वाला बिगड़ जाता है। कहेगा कि मान लो कि वहां का नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, अब वो थोड़ा भारत की तरफ झुकाव देगा ना, अब जनरल उधर का है, उधर से बोलेगा इसी को मार दो, असैसिनेशन हो जाता है वहां पर। तो वही चीज है कि जहां पर सैनिक का शासन होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी। जैसे आन सान सुकी को हटाया, कहा कि अब आगे से जो है सेना तेरा भाई चलाएगा, स्ट्रेटोक्रेसी कहलाएगा, यानी सैनिक शासन। अ गवर्नमेंट बाई मिलिट्री, मिलिट्री जब शासन देखती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब शासन। अब स्ट्रेटो को याद करो स्ट्रेटेजी से, कि जब भी सैनिक का शासन लगता है तो क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी, यानी स्ट्रैटेजी बना के स्ट्रेटोक्रेसी लगेगा, सैनिक शासन लगेगा। नेक्स्ट है जेरेंटोक्रेसी। यहां पर देखो, क्रेसी का मतलब सरकार है, और ये जेरेंटो होता है, जो जेरनो जो शब्द है वो उम्र दराज के लिए आता है, कि जहां पर उम्र दराज लोगों का शासन होगा वो क्या कहलाएगा, जेरेंटोक्रेसी। जैसे आप देखोगे कि पहले जब हमारे, मतलब आप लोग भी देखे होंगे कई लोग ऐसे, कि पहले पंच हुआ करते थे, और पंचों के एक सरदार हुआ करते थे जिनको सरपंच साहब कहा जाता था। तो पहले पुलिस फौजदारी केस ज्यादा नहीं होता था। पहले क्या है, कोई भी मैटर हुआ है, कोई मार देगा किसी दूसरे को, तो फिर पता चलेगा कि पंचायत बुलाओ, 5 लोग आएंगे और आके फैसला कर। वो 5 लोग नए नए नहीं होते थे, जो बुजुर्ग है उनको बनाया जाता था। तो वो क्या है, जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो का मतलब होता है उम्र दराज, क्रेसी मतलब शासन। अब जेरेंटो याद करो जनरेशन से, कि जो ज्यादा जनरेशन देखा होगा वो क्या होगा, जेरेंटो होगा, और उसकी सरकार हो तो जेरेंटोक्रेसी, उम्र दराज लोगों का शासन। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ये तो सब जानते होंगे। ब्यूरो का मतलब होता है नौकरशाही, ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं उनको ब्यूरो कहते हैं। जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी इसके ब्यूरो का मतलब होता है कि जो भी ऑफिशियल लोग हैं, जो कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, पीएम तो मेरे खैर वो दूसरे हो गए बॉडी। मैंने कहा जैसे कि जितने भी अधिकारी हैं, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस या जो भी हैं आईबी के अंदर जो काम करने वाले, अगर उनकी सरकार हो जाए तो क्या कहलाएगा? ब्यूरोक्रेसी, नौकर शाही, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, कि जो ऑफिस वाले लोग हैं वो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। चलो नियोक्रेसी, नियोक्रेसी नया का सरकार, नए नए लोग का सरकार है, अनुभवहीन लोगों का शासन। डेमोक्रेसी, जनता का सरकार, प्रजातंत्र। प्लूटो, प्लूटो लूटो, प्लूटो लूटो यानी धनी लोग का। मेरिटोक्रेसी, बुद्धिमान। ऑटोक्रेसी, खुद की सरकार, है ना, हाँ, सेल्फ, वन पर्सन यानी निरंकुश तंत्र हिंदी। थियोक्रेसी, धर्म तंत्र, धर्म का शासन। मोबोक्रेसी, भीड़ का शासन। स्टेटोक्रेसी, सैनिक शासन। और जेरेंटोक्रेसी, उम्र दराज लोग का शासन। और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरो समझ रहे हो ना, ऑफिसर। आप सभी लोग कोई इनकम टैक्स में, कोई सीबीआई में, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने लोग जाएंगे, आप सब लोग ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे। और ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं क्या? ब्यूरोक्रेट्स। यानी ब्यूरो एक शब्द इसमें लगा है जो किसको दिखाता है? ऑफिशियल्स लोगों को। समझ में आया ये? इससे सवाल देखो कितना सीधा साधा पूछेगा ये। रूल बाय इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। अब देखो यहां पर है नियोक्रेसी, होगा। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ऑफिशियल्स। यहां देखो ये फैंटसिज्म है, ये जो फैंटेसी जो आती है, नहीं फैंटेसी देखते हो जो गेम में होता है। एरिस्टोक्रेसी समझते हो? एक कंपनी है एरिस्टोक्रेट, बैग वैग बनाती है। एरिस्टोक्रेट एक शब्द है। एरिस्टोक्रेट का मतलब ठाठ बाट वाला, जो नहीं थोड़ा ठाट बाट वाले होते हैं उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेट। जैसे देखोगे कि यहां पर ज्योतिराज सिंधिया, आदित्यराज सिंधिया, ग्वालियर के लोगों को क्या कहा जाता है? जैसे राजा थे पहले के, अलग अलग जगहों के राजा हुआ करते थे, तो ग्वालियर के राजा को सिंधिया। अब आप देखोगे नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर थे ना। आप देखोगे कि बड़ोदरा के गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई का अपना कैप्टन है वो, तो ऋतुराज गायकवाड़। अवध के नवाब हुआ करते थे ना, तो वैसे तो वो लोग देखोगे कि उनका महल वहल सब वैसे का वैसे ही है, उनको मिला लिया गया। लेकिन आज भी उनका जो ठाट बाट बना रहता है उसको एरिस्टोक्रेट कहते हैं। ठाट बाट वाले जो होते हैं उसको एरिस्टोक्रेट। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। प्लूटो, धने। एरिस्टो अभी बताया, ठाट। ओलिगार्की का मतलब समझते हो? ग्रुप। जो ग्रुप बना के शासन चलाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और ग्रुप बना के आप आपस में बांट लिए कि तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, ये संभालना। ये क्या कहलाता है? ओलिगार्की। मतलब लोग वोट नहीं करेंगे, उसी में से क्या हो गए? ग्रुप बना लिए, तो वो क्या लाएगा? ओलिगार्की। नेक्स्ट देखो, रूल बाय ओल्ड मैन, बुजुर्ग। अच्छा, मोनो, ये मोनार्की कहलाता है। इसमें एक रूट वर्ड लगा है मोनो। मोनो का मतलब एक, और आर्की का मतलब शासन, कि जहां पर शासन चलाने वाला सिर्फ एक हो उसको राजा कहते हैं। इसीलिए कही देखोगे मोनार्क का मतलब राजा होता है। समझ में आया? चलो, सेलिबेसी तो ये अवस्था है। ये डायनेस्टी समझते हो ना? वंश, जैसे पढ़ते हो कि क्या गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब क्या है? डायनेस्टी। खिलजी वंश। द गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, अभी बताया। नोबल, जो नोबल लोग होते हैं उनको कहते हैं क्या? एरिस्टोक्रेसी, है ना। अब देखो मान लो कि इसमें आपको ये याद है, ब्यूरोक्रेसी तो इसका आंसर नहीं होगा, काट दिया। या ऑटोक्रेसी नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन में तुक्का भी लगाना है तो लगाओ। तो अभी बता दिया ओलिगार्की। ओलिगार्की जब भी दिखे याद रखना किससे? ग्रुप से, कि ग्रुप में लोग हैं। और एरिस्टोक्रेट जो ठाठ बाट वाले लोग होते हैं, बड़े ही नोबल क्लास के लोग होते हैं। नहीं है, नोबिलिटी आदमी के अंदर लगा रहता है, नोबल टाइप के लोग। अवध के नवाब को पकड़ा गया तो कहा कि तू भागा काहे नहीं? तो कहा मैं तो भाग तो जाता, जूता पहनाने वाला आया ही नहीं। तो वो क्या है? नोबिलिटी है, नवाब थे। जैसे नवाब क्या, देखो भारत में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज पेंशनर बना लिया ना, जो मुगल सल्तनत के जितने बादशाह थे। कहा कि ना इन लोगों को पेंशन हम देंगे, और पेंशन दिया। आप पढ़ना लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स मिलने नहीं गया मुगल बादशाह से, पता है क्यों? वो बराबर पर मिलना चाहता था। अब दरबार में जाएगा तो पहले जाके क्या करेगा?
सजदे ने पैबोस गिरेगा, गिर के कहेगा, हे मेरे पिता तुल्य भारत के सम्राट, मैं आपका मूर्ख हलकामी, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। वो कहेगा। अशोक हेस्टिंग देखा कि इनके घर पे रोटी जो बनता है वो हम पैसा देते हैं, और मैं जाके इनके सजदे पैबोस थोड़े करूंगा, नहीं गया मिलने। तो वो क्या है, उनके अंदर नोबल होती है चीजें, तो वो क्या कहलाएंगे, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी। यहां पर है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लॉज ऑफ द स्टेट आर बिलीव टू बी लॉज ऑफ गॉड, यानी जो देश के नियम वही होंगे जो धर्म के नियम है, वो क्या कहलाते हैं, थियोक्रेसी। समझ में आया? तो ये डेमोक्रेसी समझते हो, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द। सेक्युलरिज्म तो समझते हो, धर्म निरपेक्ष, जैसे भारत को कहा जाता है। सोशलिज्म समझते हो, सामाजिक, सोशल का मतलब समाज, इसीलिए तुम कहते हो सामाजिक विज्ञान क्या कहलाता है, सोशल साइंस। लॉज ऑफ गॉड। आगे बढ़ जाए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आ स्टेट वेयर नो लॉज एंड ऑर्डर एक्सिस्ट, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, सरकार हो तो कृषि या आर्की, सरकार ना हो तो एनार्की। ये है अराजकता, एकदम सही। डेमोक्रेसी लोगों की सरकार, मोबोक्रेसी भीड़ की सरकार, मोनार्की एक आदमी की सरकार यानी राजा। ये राजा का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति है सर्वे सर्वा, तो वो है मोनार्की। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, धनी, वेल्दी का मतलब वेल्थ मतलब धन होता है, लूटो, जहां भी धन दिखेगा लूटो, और आएगा प्लूटो, तो प्लूटो क्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ किंग, मोनार्की कहा ना, मोनो मतलब एक, ओलिगार्की क्या है, ग्रुप, एरिस्टोक्रेसी ठाट बात, ऑटोक्रेसी सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। अब ये देखो, अब यहां पर क्या आया है, अब डिक्टेटर मतलब तानाशाह, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। थियो मतलब गॉड, ओलिगार्की मतलब ग्रुप, और डेमो मतलब पीपल, तो क्या होगा, ऑटोक्रेसी। क्वेश्चन बन रहा है, सब एग्जाम के पूछे गए सवाल है, इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसका पावर बहुत ज्यादा, जो डेस्पोटिज्म कहते हैं उसे, ये समझ लो क्वेश्चन। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब मेरे पास जो मन करे, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, डेस्पोटिज्म, डेस्पोट मतलब तानाशाही, इसके बाद पूरा पावर है, जो मन करे वो कर देगा। तो अगर ये ऑप्शन मान के चलो, ये ऑप्शन नहीं रहे तो फिर ये कर देंगे मजबूरी में। तो कि ऑटोक्रेसी का मतलब बताया ना कि ऑटोक्रेसी क्या है, डिक्टेटर, डिक्टेटर के द्वारा, तानाशाह के द्वारा, ऑटोक्रेसी। तो यहां पर क्या किया, अनलिमिटेड पावर है, तो उसको क्या कह दोगे, डेस्पोटिज्म। समझ आया? ऑटोक्रेसी अगर नहीं, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो किसमें, इसमें गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहां पर क्रेसी नहीं लगा है, तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज में लगा ही रहेगा। 1% में आएंगे ऐसे शब्द, जैसे आपको साइड पढ़ाया था तो यूथनेसिया बताया था ना, वो भी तो किलिंग है, मर्डर। मैं क्या कह रहा कि अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर क्रेसी वाला लगा दो, लग जाएगा। स्पेशल में इसीलिए प्रैक्टिस करने का फायदा ये है, क्वेश्चन देख लोगे तो याद रहेगा। देखो यहां पर है कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी है ना, डायनेस्टी कहते हैं इसे। बीस्ट समझते ही हो, बीस्ट मतलब होता है राक्षस, एक मूवी है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। यहां पर जेरेंटोक्रेसी क्या है, उम्र दराज, थियोक्रेसी धर्मतंत्र, जो धर्म की सरकार है वो कहलाता है। चलो आगे बढ़ता हूं, सीधा आ जाओ एरियंस फ्रेजेस पर। बहुत सो रहा है, सब सो रहा है, सो रही है। आओ, पुट अ लॉन्ग फेस, पुट अ लॉन्ग फेस। पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है खुद को संभाल नहीं होता, नहीं होता ये। पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास होना, मतलब उदास हो जाना। जैसे नहीं छोटे थे तो मम्मी डांट देती थी, तो लड़का बैठ के क्या करने लगेगा, ऐसा मुंह बना लेगा, यानी अपने चेहरे को लंबा कर लेगा। तो पुट रखना, लॉन्ग मतलब लंबा, फेस मतलब चेहरा।
तो अगर अपना चेहरा को लंबा रख दिया मतलब क्या है, लुक डिजेक्टेड, यानी उदास होना। उदास होना या एक तरीके से क्या होना कि जैसे किसी भी चीज को लेकर परेशान हो जाना कहलाता है क्या, पुट। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। डिजेक्ट रिजेक्ट से कराया था ना कि अगर आपका फॉर्म कर दिया रिजेक्ट तो आप हो गए डिजेक्ट, उदास हो गए, तो वही डिजेक्टेड है। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर चीज में माहिर। ये पूरा इडियम बनता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, मतलब हर काम में माहिर है, मास्टर किसी एक का नहीं। जैसे मान लो भारत का जो काम करने वाला है ना, और खास करके यूपी बिहार मल्टी टैलेंटेड होता है। वो कहोगे ना कि पेंट मार दोगे, मार देंगे। वो कहेगा कि पंखा बना दोगे, बना देंगे। कुछ भी, दीवार जोड़ देंगे। टाइल्स लगा दोगे, हाँ। वेल्डिंग मार दोगे, मार देंगे। कुछ भी, मल्टी टैलेंटेड होता है, समझाया। कुछ भी कहोगे, खाना बना दोगे, बना देगा। कुछ भी। एक ऑफिस में एक लड़का आया था, मतलब 25-26 साल का उम्र था। अब हम लोग पूछे कि क्या करना चाहते हो। जैसे मान लो कि अलग अलग यहां पर डिपार्टमेंट है भाई, अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है। तो अगर तुम टेक्निकल होगे तो टेक्निकल में डालेंगे, नॉन टेक्निकल होगे तो नॉन टेक्निकल। सर कुछ दे देंगे, कर लेंगे। वो कह रहा कुछ देंगे, कर लेंगे। तो कहा कि क्लास लाइव कर लेगा, कहा हाँ कर लेंगे। कंप्यूटर चलाने आता है, हाँ। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक का मतलब क्या है, देखो जैक के दो मतलब होते हैं। एक जैक का मतलब होता है उठाना, जैसे गाड़ी खराब होती है जैक लगा के उसको उठाया जाता है। टायर पंक्चर है तो उसको भी जैक कहते हैं। और जैक का मतलब नाविक भी होता है, यानी हर ट्रेड का नाविक है ये। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब हर चीज में माहिर। somebody who has many skills, किसी के पास हर टाइप का स्किल है, उसे क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी हर काम में माहिर। लेकिन इसमें एक और शब्द जुड़ जाता है, बट मास्टर ऑफ नन, यानी मास्टर ऑफ नन। सीधा बैठो, सीधा। जितना झुक के रहोगे तो नींद आएगा ही। कमर को सीधा रखो, बार बार सिखाओ। इंसान में जानवर में यही फर्क है, जानवर का झुका रहेगा, तुम लोग सीधा रहता है। सीधा रखोगे तो नींद नहीं आएगा, जितना आराम दोगे उतना ही नींद आएगा। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, दोनों पूछ सकता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड पूछे तो क्या है, हर चीज में माहिर। एक और शब्द है टू मेनी आयरन इन द फायर, यानी टू मेनी आयरन इन द फायर, यानी आग में ढेर सारे लोहे हैं, मतलब बहुत सारे काम में अभ्यस्त है। जैसे जो भट्ठी होता है उसमें कोई भी बनता है, स्टील का जो सामान बनता है, लोहे का सामान बनता है, उसका तरीका यही होता है कि पहले उसको आग की भट्ठी में डाला जाता है, फिर उसमें से कोई कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, अलग अलग चीज बनता है। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे क्या है, आयरन है आग में, यानी आग में ढेर सारे लोहा है। तो ढेर सारा लोहा है मतलब बहुत काम में, बहुत से कार्य करना, बहुत से काम में व्यस्त होना। गेट इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज, यानी अन्य अन्य जो एक्टिविटीज होती है उनमें इन्वॉल्व होने को क्या कहते हैं, टू मेनी आयरन इन द फायर, बहुत से काम करना। बटन योर लिप्स, शांत होना, जुबान पर लगाम लगाओ। लगाम क्या है, तो तुम कहना जबान पर बटन लगाओ, तो जबान पर बटन लगाने मतलब चुप होना है ना। तो बटन योर लिप्स यानी शांत होना। स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद कर देना। नेक्स्ट है लिव आउट इन द कोल्ड। लिव का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, आउट मतलब होता है बाहर, इन मतलब में, और कोल्ड मतलब ठंडी। तो किसी को ठंड में बाहर छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया भाई। अगर उसके लिए मान लो कि उसको फर्क पड़ता तुमको, तो तुम घर के अंदर बुलाते ना। लेकिन अगर ठंड में किसी को बाहर छोड़ दिया मतलब क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। टू बी इग्नोर्ड, यानी इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना कहलाता है लिव आउट इन द कोल्ड। नेक्स्ट देखो, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, कई जगह पेपर में देखोगे या कई बार डिबेट होता है जब इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, देखो लिव मतलब होता है जीना, हैंड मतलब हाथ, और माउथ मतलब मुंह। मतलब इसका यह है कि सुबह जिस हाथ से, यानी इस हाथ से सुबह से लेकर शाम तक जो कमाया वही शाम को खाया, यही कहलाता है लीव मतलब जीना। फ्रॉम हैंड टू माउथ, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, अब वो क्या होते हैं, एक दिन जाकर कहीं काम करेंगे तो उसमें से मिलेगा
300 रुपए 400 रुपया मिलेगा। अब उसमें से जाके वो अपना सामान घर का लेके आएगा, खाना बनेगा, तब जाके रोटी मिलेगी। अगर एक दिन दिहाड़ी करने नहीं गया तो खाना मिलेगा? इसी को कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जो हाथ से कमाया वही मुंह तक गया, वही मुंह तक खाया, यानी कि मुश्किल से गुजारा करना। इसका मतलब होता है कि आप उतना पैसा कमा ले रहे हो कि जितना आप खा लो, यानी सफर कहां से चलेगा? हाथ से लेके, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। यही कहलाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है कि लॉट्स ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि भारत की आबादी का जो मतलब 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि जो सुबह कमाते हैं तो शाम को रोटी आती है, नहीं तो नहीं आती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल गया, इसका मतलब क्या है? अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो तो ये आपके देश की जीडीपी बताते। क्या राशन बांटने से भारत का हंगर इंडेक्स में रैंक ऊपर चला जाएगा? अभी और बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं बढ़ जाएगा, गारंटी है। क्योंकि आप अगर कहीं भी ये दिखाओगे कि हाँ हम खुद से देते हैं, तो फिर वो क्या होगा? कमाने का सोचेगा नहीं। और हंगर इंडेक्स इस चीज पर नहीं निर्भर करता है कि आप कितना जो है दे रहे हैं। आप अगर अवसर देखो रोजगार के रूप में देंगे तो जो हंगर इंडेक्स जो है ना वो बढ़ेगा ऊपर, और यही उल्टा हुआ। ये इसी चीज पर तो लोग पकड़ते हैं, जो पढ़ा लिखा जो दर्जा है तुरंत पकड़ लेता है कि आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को रोजगार, क्या कहते हैं कि राशन दिया, रोजगार दे दो, नहीं जरूरत पड़ेगी। हंगर पीस इंडेक्स भारत की रैंकिंग गिरेगी। अब हर चीज में पीस इंडेक्स देख लो, पीस इंडेक्स में और नीचे जा रहा है। अब नहीं जाएगा तो मतलब जाना है ही, इतने बवाल हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, बच्चा स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? पीस इंडेक्स में रैंकिंग गिरेगी, रैंकिंग गिरेगी तो फॉरेन इंडेक्स गिरेगा, सब आपस में लिंक है। अगर एक इंपैक्ट पड़ेगा तो हर तरीके से बताओ, तुम्हारी कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी, अफगानिस्तान में अपना जो है फ्रेंचाइजी डालोगे? काहे नहीं डालोगे? क्योंकि वहां पर जन के रूप में जानवर है, मारेगा, उड़ा देगा, एक ही दिन में कंपनी खत्म। कहां? यहीं पर कंपनी हुआ करती थी, तो कोई ऐसी जगह पर नहीं जाएगा। और इस चीज का पता चलता है पीस इंडेक्स से। तो फॉरेन ट्रेड क्यों भारत में गिरा? क्योंकि अभी देखो 4 दिन, आज से पिछले 4 दिन से लेकर आज तक मार्केट का बुरा हाल चल रहा है। मार्केट कितना डाउन चला गया आप देखो, पता चल जाएगा। और यही होता है, जब भी मार्केट ज्यादा नीचे गिरे समझ लो कि फॉरेन लोग भाग गए, फॉरेन का पैसा होता है। तो वही चीज है कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कि जब आप हाथ से कमा के मुंह तक खा रहे हो उसी को कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है नियमित रूप से, रेगुलरली। जो रेगुलरली है वह रेगुलर चल रहा है, आज भी ऑन, कल भी ऑन, परसों भी ऑन, उसके बाद अगला भी ऑन, उसके बाद अगला भी ऑन, है ना? तो डेली अगर ऑन है तो इसका मतलब रेगुलर। लेकिन अगर रेगुलर नहीं है तो ऑफ एंड ऑन ये होता है। ध्यान सुनना, 2 इडियम बता रहा। ऑन एंड ऑन का मतलब रेगुलर, और ऑफ एंड ऑन का मतलब इरेगुलर, है ना? तो मुफ्त खोरी हमेशा चलती रहेगी। मैं तो देख रहा हूं कि कोचिंग संस्था में भी ये सब चीजें आ गया है। कोई कार बांट रहा है, कोई थार बांट रहा है, कोई बुलेट बांट रहा है, कोई स्कूटी बांट रहा है। नहीं है, समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसी लड़का को गाड़ी बुलेट दिया जाएगा तो आप पढ़ोगे कि घूमोगे? बुलेट लेगा, पेट्रोल डलवाएगा दोस्त से, और भागेगा, जाएगा एनआईटी घाट, जाएगा मरीन ड्राइव। मैं आने वाले कुछ दिन देख रहा हूं कि और बुरा हाल होने वाला। अरे आपको कुछ देना है तो 499 रुपए में 1 साल पढ़ाता हूं, पढ़ा दो 1 साल, फीस कर दो 299, 399 कर दो। नहीं, मैं तेजस बैच दिया था मात्र 49 रुपए में, सॉरी 51 रुपए में। क्या वो आपके लिए वरदान नहीं है? मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, आपका सफर सिर्फ गाड़ी तक रहेगा, लेकिन मैं आपको नौकरी दूंगा, आपकी गाड़ी कैसे बढ़ती चली जाएगी कि 2 से 4 चक्का पर कब मूव कर जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तो जो केजीएस दे रहा है, जो केजीएस आपको दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि लो तुमको सीधा सीधा राशन उठा के दे देना, उस लायक बना रहा है कि आप काम जो मर्जी करे आप ले सकते हो, समय के बाद आप बन जाओ। तिलक मांग रहा है। एक से एक आता है, किस चीज के लिए?
तिलक में 1 रुपया ले लो ना, वो भी ना लो तो क्या दिक्कत है, शगुन थोड़े है कि लेना है, पर 1 रुपया लेना है, काहे लेना। तो अच्छी बात। देखो मेरा कहना यही है कि आप ये तय करो कि आपको क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि आपकी नौकरी भी लग जाएगी फिर भी आपको शिक्षा की जरूरत है। आपको बुलेट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हमेशा हम लोग इसी चीज पर काम करते हैं कि कम से कम कितना में शिक्षा कर दिया जाए। केजीएस ने बहुत सारी दुकानें बंद कर दी सिर्फ शिक्षा को सस्ता करके। आज देखो ढेर सारी दुकानों पर ताला लग गया है, क्योंकि दुकानदारी चलती थी पहले। तो वो सब नहीं होगा, कहेगा कि ये देंगे वो देंगे चाहिए, ये सब एक तरीके का जैसे नहीं होता है कि मॉल के बाहर लिखा होता है कि ये आओ और ये पाओ। आपको पता नहीं है कि इतना दे के वो कितना लेगा। जब देता है तो सोचो कितना दूर तक सोचता है लेने के लिए। हमको एक बार ऐसे सर बताए थे, खान सर से एक बार जब बात किए थे तो कहे कि सर एक बात बताएं आपको, लड़का जब 10 रुपए का चॉकलेट देता है तो कहां कहां तक सोच लेता है। तो आप खुद सोचिए, आप, मैं गलत नहीं सही बात कह रहे हैं, सर की सारी बातें सही होती है कि जो 10 रुपए का चॉकलेट देता है वो कहां कहां तक सोच लेता है। तो जो आपको 10,000 दे रहा है वो कितना सोचेगा, और जो 10 लाख दे रहा है वो कितना सोचेगा। समझ लो इस चीज को। तो ये होता है कि आज दिया, कोई भी चीज देता नहीं है, मुफ्त में नहीं देगा भाई, उसको मिल रहा है तभी तो देगा। ये तरीका है। जियो फ्री डेटा दिया, फ्री का डेटा दिया, आज देख लो। और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कम होगा? नहीं ना, नहीं होगा। मिसाल बनेगा कि तुम भी जियो की तरह निकले, पहले आदत लगाए फिर बेवफा हो गए। ऑन एंड ऑन क्या है, इसके नीचे लिख लेना, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड, इसका मतलब होता है अनियमित। ऑन एंड ऑन नियमित, ऑफ एंड ऑन अनियमित। ऑन एंड ऑन रेगुलरली, ऑफ एंड ऑन इरेगुलर। एक गाना भी है ऑन एंड ऑन, तो ये उसमें लिखा भी है, रेगुलर को कहता है। नेक्स्ट है आपका ऑफ वन माइंड, एक दिमाग से। मतलब क्या है, सर्वसम्मत, यानी यूनानिमसली। जब सभी लोग एक ही चीज सोच रहे हो तो इसका मतलब सबका दिमाग क्या है, एक है। तो एक को कहते हैं सर्वसम्मत। जैसे आपको मैं कहा था, आपको मैं बताया था जब थॉट कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहा था, तो थॉट कलेक्टिव नाउन बताया था ना, सेम वही है। तो ऑफ वन माइंड का मतलब सर्वसम्मत। नेक्स्ट है विथ ओपन आर्म, खुले हाथों से, खुले बाजुओं से, यानी खुशी खुशी स्वागत करना। नहीं कहते कि दोनों हाथ को जैसे खोल के किसी का स्वागत करना, तो वो क्या है, विथ ओपन आर्म, टू वेलकम समवन हैप्पीली, खुशी खुशी किसी का स्वागत करना। स्वागत है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ द बोल्ड, यानी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। इसका मतलब क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। यानी जैसे देखो, कहते हैं ना कि जैसे हमेशा से एक चीज रहा है कि जिंदगी के बाद क्या, हर चीज, चाहे वो कोई भी धर्म हो। आप देखना कि जैसे इजिप्ट के सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। वो पिरामिड किसके लिए, किसके लिए? इसलिए कि कोई व्यक्ति अगर मरता था तो मरने के बाद उनकी मान्यता थी कि मरने के बाद इंसान मरता है, उसकी आत्मा जीवित रहती है। और जहां ये जब मरता है तो इस दुनिया को छोड़ के एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। आप देखना कि उनको जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन जब थी तो इजिप्ट के लोगों ने बनाया था ममीज, केमिकल लेप, ममी लगाया और उनको वहां पर रखते थे। और रखते ही नहीं थे, जो सामान यहां पर वो यूज कर रहा था वो सारा सामान एज इट इज वहां रख देते थे। उनकी मान्यता थी कि आदमी जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसको इन सारे सामानों की जरूरत पड़ेगी, इन सभी सामानों की। और जो जितना बड़ा तबके का है, जैसे बड़े बड़े उसमें पिरामिड बने, वो राजा के लिए था। हाँ, तो गीजा का जो पिरामिड है ना, बड़ा बड़ा दिखाया है, तो वो किसके लिए, बड़े बड़े जो राजा होते थे उनके लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया है। हमारे दिमाग में ये चीज तो है कि एक और दुनिया है, एक नहीं है, न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा, जहां से लौट के सदा कोई नहीं आती। एक और दुनिया है। इस्लाम कहा है कि आदमी एक जब मरता है तो शरीर मरता है, उसको दफनाया जाता है कि जब आएगा कयामत के दिन तो सभी लोग निकल के कयामत का मजा लेंगे। मतलब एक दूसरी दुनिया में चला गया, वो रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कि एक दूसरी, देखोगे बड़े बड़े लेख लिखे गए कि परम ब्रह्मा जगत मिथ्या, ब्रह्म ही परम है, जिंदगी का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु।
मृत्यु के बाद आदमी दूसरे चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सब क्या है कि एक दूसरी दुनिया और भी है। तो इसका मतलब इस दुनिया में रहे तो भी बेस्ट, और उस दुनिया में गए तो भी बेस्ट। यहां रहे तो भी राजा और उस दुनिया में गए तो भी राजा, यानी क्या हो, बेस्ट हो दोनों दुनिया में। तो दोनों हाथ में क्या है, लड्डू है। यानी ऑल द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नहीं कहा जाता है कि जीत मेरा हार मेरा, चित भी मेरा पत भी मेरा, कहा जाता है उसी को कहते हैं द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, दोनों संसार में बेस्ट। पुट अ लॉन्ग फेस, लंबा चेहरा, सॉरी ये गलत लिख दिया है, तो मतलब लंबा चेहरा मतलब उदास होना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर काम में माहिर, कुछ कर लेगा। टू मेनी आयरन इन द फायर, बहुत से काम में अव्यस्त होना। बटन योर लिप्स, तो बटन योर लिप्स का मतलब है शांत होना। लिव आउट इन द कोल्ड, यहां पर है लिव आउट इन कोल्ड, मतलब किसी को ठंडा में बाहर छोड़ देना। मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जितना सुबह हाथ से कमाया शाम को उतना ही मुंह में खाया, मुश्किल से गुजार। ऑन एंड ऑन और ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ये देखो। ऑफ वन माइंड, सर्वसम्मति, एक दिमाग से। विथ ओपन आर्म, खुशी खुशी स्वागत करना खुले हाथ से। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू है। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? 1% का डाउट तो पूछना। वन वर्ड चल रहा है, इडियम चल रहा है। अच्छा, कुछ सेंटेंस बोला था बनाने के लिए। हाँ बताओ, पहला सेंटेंस क्या है? बताओ पहला सेंटेंस क्या था? है? कहा है तुम लोग का? है? कहा नहीं आए थे? कौन सा कहा? कहा है वो? है कहा है? कौन कौन नहीं आता पिछली क्लास में खड़ा हो जाए? जो नहीं खड़े हो जाओ, हाथ मत उठाओ, खड़े हो जाओ। इतना छोटा दे रहे, इससे कुछ होगा? तुमने काहे नहीं आए थे? है? तुम कहाँ गए थे? तुम आए थे? आए थे तुम? तुमसे पूछ रहा, आए थे? आए थे ना? कहाँ बनाए हो? बनाए हो? आके क्या कर लिए? तुम बहुत दिन बाद दिख रहे हो, प्रॉब्लम क्या था? बट कहा नहीं आए थे? है? किसी का एग्जाम था? पार्ट 3 किस दिन था? 16 तक था। 16 के बाद मैं बनाया हूं। 19 को काहे नहीं आए? एक तो कॉलेज का छुट्टी और ऊपर से 3 दिन घर पे रह गए। ये ना चलो, काहे घर गए थे? हैं? रुको, काहे घर गए थे? एग्जाम था? तुम्हारा भी एग्जाम था? अच्छा, राशन लाने गए थे? भाई थे। तुम काहे नहीं आए थे? गांव का करने? तुम शांत रहो, तुमको ज्यादा चापेंगे। तुम आग भी नहीं बनाया है, डेली आया करो, बैठ जाओ। तुम काहे नहीं आए थे? हैं? तो घर काहे जाते हो तुम लोग?
शादी करने काहे घर गए थे? शादी में गए थे। किसकी शादी में? बैठ, डेली डेली आया कर तुम लोग। लाओ दिखाओ। इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार ध्यान देना। इस बार छोड़ दिया इसका मतलब छोड़ूंगा नहीं। आपका तबीयत खराब हो, आप कुछ भी होगा, कुछ भी, तुम यहां पर आना, यहां पर बेहोश हो जाना, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी हमारी। अगर इतना के बाद भी नहीं आया तो फिर नहीं बख्शे जाओ। अब बड़ा वाला लेके आओ, इससे नहीं लगेगा। ये बड़ा वाला लेके आओ, फिर कल, आज जो नहीं आया कल देखो। अब चापना शुरू करूंगा। पहला क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई। यानी देखो, दो घटना हुआ है। मैं पहुंचा हूं 10 बजे और ट्रेन रवाना हुई है 11, इसी को तो कहेंगे ना ऐसे। यानी पहले मैं पहुंचा हूं, उसके बाद ट्रेन। तो पहले कौन सा, मेरा पहुंचना, उसके बाद ट्रेन का रवाना होना। तो मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई है। द ट्रेन डिपार्चर्ड आफ्टर आई हैड अराइव्ड। कितने लोग बनाए हैं? बना लिए हो? बाकी लोग द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड कितने लोग बनाए हैं? अब बताओ, पहले घटना घटा है? पहले ट्रेन आया है कि पहले मैं आया उसके बाद? यानी बाद में कौन घटा? ट्रेन का जाना। तो बाद वाले को कहते हैं सिंपल पास्ट और पीछे वाले को कहते हैं मोर पास्ट, जो कि होता है पास्ट परफेक्ट। तो क्या होगा कि यहां पर आफ्टर का प्रयोग कर रहा है, तो आफ्टर के हिसाब से कर लो कि यानी आफ्टर आई हैड अराइव द ट्रेन डिपार्चर्ड, या द ट्रेन डिपार्चर्ड आफ्टर आई हैड अराइव। क्या बना है ये? द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई रीच्ड। किसका है ये? तुम्हारा है? तुम्हारा है? दो लगाए हो, लेफ्ट भी लगा दिए, यहां रीच्ड भी लगा, दोनों V2 लगा दिए हो। हैड प्लस V3 किसी के साथ लगेगा ना? तो हैड प्लस V3 किसके साथ लगता है? जो मोर पास्ट है, जो पहले घटा है ज्यादा। समझ में आया? तो जो ज्यादा पहले घटा है, कौन सी घटना इसमें? मेरा पहुंचना, कि मैं 10 बजे पहुंचा हूं और ट्रेन रवाना हुई है 11 बजे। तो यहां पर ये वाला है सिंपल पास्ट और ये है पास्ट परफेक्ट। तो मेरा पहुंचना पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड, मैं पहुंचा हूं, आई हैड रीच्ड, आफ्टर आई हैड रीच्ड द ट्रेन डिपार्चर्ड। दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। यानी डॉक्टर आया है 10 बजे और मरीज मरा है 11 बजे। तो मतलब डॉक्टर पहले आ गया है। तो आफ्टर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट डाइड। बनाए हो? आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव द पेशेंट डाइड, या द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर अराइव, आफ्टर डॉक्टर हैड अराइव। समझा गया? कम आना है, कम भी लगा लो। केजीएस में आने के बाद अंग्रेजी सीखा। यानी केजीएस में आया कब? पहले। अंग्रेजी सीखा कब? बाद में। तो इसका मतलब यह है कि आफ्टर, अब लिख दो आई हैड कम टू केजीएस। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या सीखा? अंग्रेजी सीखा। तो इंग्लिश लर्न। V2 लगेगा ना, पास्ट है। नेक्स्ट, चाहे ये भी है, पहले लिख लो, मतलब आगे पीछे तो कर ही सकते हो कि लर्नड इंग्लिश आफ्टर आई हैड रीच्ड, आई हैड कम। क्लास में आने के पहले टीचर आ चुके थे। यानी आने के पहले, कि आया हूं मैं 11 बजे और टीचर आए हैं 10 बजे, तो पहले आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले टीचर आए हैं, उसके बाद मैं पहुंचा हूं। तो द टीचर हैड कम बिफोर आई रीच्ड। ये तो बन गया होगा, पहले वाला बना लेते होगे। बाद वाला दिया था कि समय आप पकड़ सको। उसके बाद क्या है? क्या तुम कभी आगरा नहीं गए हो? तो हैव बीन टू गो, क्या लिखे हो ये? क्या तुम कभी आगरा नहीं गए हो? तो गए हैं।
क्या तुम कभी आगरा गए हो? तो इसको बनाएंगे क्या कि हैव यू, या हैवंट है ना, नहीं गए हो, तो गए हो, तो हैव यू एवर गॉन टू आगरा? क्योंकि यहां पर हैव लगा है तो V3, हैव लगा है तो V3। फिर क्या है अगला? मैं कभी ताजमहल नहीं देखा हूं, मैं कभी कभी नहीं का होता है नेवर, तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। और बताओ, क्या है? मैंने अभी अभी अंग्रेजी पढ़ा, तो अभी अभी का क्या होता है? जस्ट ना, है ना? तो जस्ट है अभी अभी, तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड, पढ़ा है ना, तो पढ़ने आ क्या होगा? स्टडीड, शुरू किया है, तो स्टार्टेड। आई हैव जस्ट स्टार्टेड क्या पढ़ना? तो रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब यहां या तो टू रीड इंग्लिश भी कर सकते हो, कोई भी एक देना पड़ेगा, इन्फिनिटिव दो, जीरेंड दो, तो रीडिंग इंग्लिश है। टू स्टडी इंग्लिश भी कह सकते हो। मैंने जब से उसे देखा है तब से कुछ नहीं खाया। जरा ये समझना, जैसे आपको सिंस और फॉर का यूज पढ़ाया हूं, एक और यूज होता है, सिंस के ढेर सारे यूज होते हैं। एक होता है कि जब कहते हैं कि तब से लेके अब तक, तो वहां पर आता है सिंस और फॉर, कि मैं पटना में 2004 से रह रहा हूं, यानी 2004 से लेके 24 तक रह रहा हूं, चीजें चल रही हैं, तो आता है सिंस और फॉर। एक होता है सिंस मतलब चूंकि, यानी वह बीमार है इसलिए नहीं आया, सिंस इज इल, यानी सिंस का प्रयोग चूंकि के। एक और होता है सिंस का यूज जिसका मतलब होता है जब से, सिंस आई सॉ हर या हिम, सिंस आई सॉ हर या हिम, आई मैंने तब से कुछ नहीं खाया, आई हैवंट ईट एनीथिंग, सॉरी आई हैवंट ईटन एनीथिंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग। सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसे देखा है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, तब से मैंने कुछ नहीं खाया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यह भी बनता है पास्ट के साथ, कि जब से देखा है मतलब पास्ट में, और तब से मैंने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट, और जब से मैं केजीएस में आया, यही है ना? जब से मैं केजीएस में पढ़ना शुरू किया, ये लिखा है जब से मैं केजीएस में अंग्रेजी पढ़ना। इधर है, छोड़ो, क्वेश्चन बोलो क्या है? जब से मैं केजीएस में आया, पढ़ना शुरू किया, तो देखो मैंने लिखा कि जब से, तो सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इन केजीएस, फिर मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया, तो आई हैव, अब मतलब बोलना है, बोलना सीख गया ना, क्या अंग्रेजी पढ़ना सीख गया, तो पढ़ना क्या होगा? रीड, तो आई हैव रेड इंग्लिश। फिर से बोलो इसको, मैंने कहा सिंस आई क्या है? जब से मैं केजीएस में पढ़ना शुरू किया, तो सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इन केजीएस, स्टडी, टू स्टडी करो, फिर रीड कह रहा है, टू रीड करो, स्टडी करो, जो मतलब वो करो। स्टार्टेड लर्निंग कर सकते हो, सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि देखो या तो जीरेंड दो या तो इन्फिनिटिव दो, कुछ कोई ना कुछ देना पड़ेगा। फिर से क्या है कि आई हैव, मैं बोलना सीख गया, पढ़ना सीख गया, तो आई हैव रीड इंग्लिश, है ना? आगे लिख लो, तो बना लोगे। द बेल हैड रंग, रिंग रैन रंग बिफोर आई रीच्ड
पहुंचने से पहले है ना। और कोई है? अगला सेंटेंस बताओ। मैं इंग्लिश मैंने जीवन में पहली बार। हाँ, तो इसको क्या बनाओगे कि आई हैव रीड इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। दोनों, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव, पढ़ना है ना, तो रीड इंग्लिश, रेड का रेडी कर देंगे, एक ही ऐसा होता है। आगे, जब मैं पटना में आया था, जब मैं पटना में रहता था कि था, जब मैं पटना में था तो वेन आई वॉज इन पटना, इतना हो गया। मुझे खाना बनाना, मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता था। मैं खुद से खाना है कि मुझे खाना बनाना पड़ता था? हाँ, तो वेन आई वॉज इन पटना आई हैड टू कुक। आई हैड टू, भाई पास्ट का है तो हैड टू, प्रेजेंट का होता तो हैज या हैव टू, बस हो गया। आगे, एक मिनट तुम बोलो, शांत रहो सब। हमारी ट्रेन पटना पहुंचने वाली है, तो आवर ट्रेन इज टू अराइव एट पटना। हमारी ट्रेन है ना, तो माई ट्रेन होगा। आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन, हम सबकी ट्रेन। फिर से बोलो, आवर ट्रेन इज, दो बताया था कि दो बनाना है, एक अबाउट टू का भी प्रयोग करके, कि आवर ट्रेन इज टू अराइव एट पटना, और आवर ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट पटना। दो तरीके से कहा था बनाने को, अबाउट टू का भी प्रयोग करके और ये नॉर्मल वाला भी। ये दे दो, हाँ बोलो। है? हम सब सिंपल पास पढ़ने वाले हैं, तो वी आर टू रीड सिंपल पास्ट या स्टडी सिंपल पास्ट। बोलो, तेज बोलो बेटा, तेज। किसी और को बोल दो, सुना दे। जब मैं पटना रहता था, तो आई वॉज, मतलब वेन आई वॉज इन पटना, माई सेल्फ नहीं, आई हैव टू नहीं होगा, आई हैड टू कुक। माई सेल्फ लगाना है तो आई माई सेल्फ हैड टू कुक। हाँ, मुझे खुद खाना, इसका मतलब हो जाएगा कि जब मैं पटना में था मुझे खुद खाना बनाना पड़ता था। तो मैं, मुझे खुद का मतलब क्या है? आई माई सेल्फ। हाँ, मैं खुद, मुझे खुद, ये है। बोलो, अबाउट टू, तो मैं नहीं बताया था कि अबाउट टू हो इसका मतलब वाला ही वाला ही होता है। जैसे मैं लिखने वाला हूं, मतलब थोड़ी देर में लिखूंगा, मैं लिखने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू राइट, है ना? तो है, तो आई, हम सब है, तो वी आर टू रीड सिंपल पास्ट और वी आर अबाउट टू रीड सिंपल पास्ट, ये दो बनेगा। समझा गया? वी आर टू रीड सिंपल पास्ट और वी आर अबाउट टू रीड सिंपल पास्ट। हो गया भाई, 2 + V1, टू रीड। तो हम सभी तो वी होगा, बस हम सभी का अंग्रेजी होता है वी ऑल आर का एक फ्रेज बना दिए तुम। वी का मतलब, आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम सभी, हम या हम सभी। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम सभी। आगे बढ़ जाएं, एक और है, बोलो। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन रवाना होने वाली थी, तो वेन आई रीच्ड स्टेशन या रीच्ड एट स्टेशन,
द ट्रेन वॉज टू डिपार्चर, या होने ही वाली थी तो अबाउट टू डिपार्चर। पहला क्या है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वेन आई रीच्ड एट स्टेशन, इतना बन गया एक का। दूसरा है ट्रेन रवाना होने वाली थी और होने ही वाली थी। द ट्रेन वॉज टू डिपार्चर या द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्चर, दोनों बना दिया कि जो होने वाली थी और होने ही वाली थी। समझ में आ गया? बोलो। जस्ट नाउ राइट नाउ में अंतर है। तो इसमें जस्ट नाउ राइट नाउ का क्या खेल है? जस्ट और जो क्या कहा है कि जस्ट कहा और राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, और जस्ट मतलब होता है तुरंत। दोनों अलग अलग है। बैठ जाओ। अंतर बताया तो कि जस्ट मतलब होता है अभी, मतलब तुरंत, और राइट नाउ का मतलब अभी, विदाउट डिले कहते हैं राइट नाउ। किसका? अब क्या बोलो फिर से। आई सॉ द गर्ल एज लाइक, अब वह शर्मा ही गई। तो आई सॉ द गर्ल जस्ट लाइक शी वॉज असीम्ड। हाँ, चलो आगे बढ़ जाए। देखो आप लोग को पास पढ़ा रहा था, सिंपल पास में दिक्कत नहीं होगा ना। बड़े बड़े सेंटेंसेस बनवाऊंगा। मेन मोटिव याद रखना है एग्जाम के क्वेश्चन। एग्जाम के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे पूछे जाते हैं। आप गौर से देखो, ये है CGL 6/6/2019 आफ्टरनून का पेपर, और लिखा है क्या कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट। स्ट्रीट आर्टिस्ट का मतलब जो नहीं रोड पे कलाबाजी करते हैं, आर्टिस्ट सतीश मुंजाल जो नाम है, हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। अब बताओ कि यहां पर 1 वीक नंबर है कि नाम? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। ये सवाल आएगा। ये आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, आप देखो कि यहां पर लिखा है कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल है। यहां सिंगुलर है तो हैज लगा, बीन है यानी V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पेंटिंग कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही है। कई बार क्या करेगा कि यहां पर हैज पेंटिंग कर देगा तो गलत। हैज बीन जरूरी है, तो हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस है, तो सिंस आता है नाम के साथ। 1 वीक एक नंबर है, तो इसके लिए यहां पर सिंस नहीं, क्या होगा? फॉर। तो ऑप्शन होगा डी। और देखो क्वेश्चन यहां पर CGL 6/6 इवनिंग का है ये, कि वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम वेन वी विल रीच द टॉप। वेन एक कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल है, कंडीशन को दिखाता है। इफ, वेन, ये सब एज इफ। तो ये जब है कि अगर वेन है तो वेन और इन सब के कंडीशनल शब्द के साथ विल का प्रयोग नहीं करा जाएगा। बताया था ना, इफ, इवन इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, वेन, वेन एवर, बिफोर, आफ्टर, इन केस, एज सुन एज। ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कभी भी मॉडल्स नहीं आता है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो आगे आएगा मॉडल्स, अगर वो सिंपल पास्ट है तो मॉडल ही आता है, लेकिन विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। बताया था ना ये बात। तो यहां वेन क्या है? कंडीशन है, और कंडीशन के साथ यहां पर विल का प्रयोग नहीं हो। समझ आया? तो ये सवाल आपका पूछा जाएगा, कंडीशनल क्लॉज से है। कहा था ना कि 20 बार कराऊंगा, ये आगे भी और आएगा। जब आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आगे देखो कि वेन आई रीच्ड। अब यहां पर रीच्ड क्या है? पास्ट है, पकड़ना है इस चीज को, कि जब मैं पहुंचा द सिनेमा हॉल। कहां पर? सिनेमा। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। अब ये शब्द गलत है, क्योंकि हैड के बाद V3 आता है। शब्द होता है बिगिन, बिगिन, फिर होता है बिगन, और फिर होता है बिगन। ये याद रखना इस चीज को। ये होता है V1, V2, V3, हाइड के बाद आएगा V3, तो बिगन नहीं बिगन।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ आया? और V3 वर्ब के पहले ऑलरेडी का प्रयोग किया जाएगा। एक साथ कई चीजों को ऐसे दिमाग में रखना है। आगे बढ़ जाऊं। आई एम बिलीविंग, तो आई एम बिलीविंग, बिलीव का बिलीविंग नहीं होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? आई बिलीव इन यू, या आई बिलीव यू हैव सबमिटेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इफ आई न्यू अबाउट हिम आई विल हैव रिकमेंडेड हिम। बताओ इसका आंसर है क्या? आई विल हैव। क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता, आंसर बताओ क्या हो। डी तो चलो समझ में आ गया, गलती है वहां पर। आगे हाँ, होता है क्या? आपको कितनी बार कंडीशन बता दिया कि देखो, एक बार और देखो। इफ, इवन इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, when, whenever, before, आफ्टर, ये सब है कंडीशन। अगर काश की ऐसा होता, मतलब होगा नहीं। काश की ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, होगा ना? हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, एयर ब्लड का प्रेशर ज्यादा तेज हो जाएगा ना। ये एक है तो इतना तबाही मचा रखा है। तो ये है अगर, काश, इसको कहते हैं काश। अगर, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, कदमों में तेरे सितारे बिछाते, जाएगा। काश, अगर, कल्पना। अगर इनके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 V5 है, मैंने यही कहा कि इसके बाद मॉडल नहीं है, तो जो इसका पहला सवाल था, तो अगर V1 V5 है तो सब्जेक्ट के बाद विल होगा, सैल होगा, वुड कह रहा, कैन होगा और मे होगा, और ये अपने साथ लेता है V1। लेकिन अगर यही हो गया पास्ट, तो कुछ नहीं करना है, तुम ही पास्ट अगला बना दो। तो विल का पास्ट वुड, सैल का पास्ट, कैन का पास्ट और मे का पास्ट माइट, प्लस V1। बताया ना? और देखो, कह रहा कि इफ आई न्यू अबाउट हिम, नो न्यू नॉन, ये है पास्ट। तो पास्ट है तो फिर आगे विल ना चोलबो, वुड चोलबो। आई वुड हैव रिकमेंडेड हिम। समझ आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन डी तो तुम लोग पकड़ ही लिए, लेकिन सही आपको आना चाहिए। CGL पास 3/2020, डेट नॉट वांटेड नहीं, वांट। ऑप्शन सी। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, बताओ। रीच्ड, तो रीच तो है ही। अच्छा, रीच कर दें। देखो एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, ये उल्टा भले कर दिया है। कह रहा है पहला कि लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक, यानी पहले ही केक काट ली है। आगे कह रहा है कि वेन, जब हम पहुंचे, प्रेजेंट नहीं पास्ट, यानी जब हम, वेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल, कि जब हम पार्टी हॉल पहुंचे उसके पहले लूसी केक काट चुकी थी। या पहले नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है जब, कि जब हम पार्टी हॉल पहुंचे। अब देखो, जब हम पहुंचे कहां पर? पार्टी हॉल। लूसी उसके और पहले से ही केक काट ली थी, काट चुकी थी, तो यहां पर हैज नहीं, हैड। तो लूसी हैड ऑलरेडी कट V3 है, तो हैड के बाद V3 भी आ गया है। ऑलरेडी का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाएगा। तो लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। बताओ 1% का डाउट हो तो। हैड प्लस V3 का प्रयोग सिंगल क्लॉज में नहीं होता है, कहां हो रहा है?
V2 लगेगा, लगा है। वी रीच्ड। मोहन डिड नॉट वेंट, क्या होगा? गो। एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज। देखो यही सब याद करना है। कम, केम, कम। अब इसी में जोड़ लो बी कम, बी केम और बी कम। तो यहां बी कम V3 है, हैज के बाद ये V2 नहीं आएगा, V3 आएगा। तो क्या होगा? एवरीथिंग हैज बिकम नहीं, हैज बिकम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। आगे बढ़ जाएं। रोहित डिड नॉट केम, कम। एज सी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। एज सी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। भाई इज है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V4 आता है, तो गो नहीं, गोइंग। इज सी गोइंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, तो इज सी गो नहीं, इज सी गोइंग। समझाया? अगर वहां पर इज नहीं डज रहेगा तो प्रेजेंट में बनेगा कि डज सी गो टू, तो ये फिर एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आज जा रही है शाम को, तो वो है सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। अब बताओ क्या होगा? बस क्वेश्चन यही आएगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन और अलग तरीके से देख रहे हो। CGL टायर 2 मेंस 13/9/2019 का पेपर है। यही सवाल आएगा कि लिखा होगा कि सम ऑफ अस आर, और आर के बाद कर देगा V1। आप एक बात हमेशा याद रखना जो बताया हूं, इज हो, एम हो, आर हो, ये हो गया प्रेजेंट का। वॉज हो और वर हो, ये सदैव अपने साथ दो ही चीज लेंगे, एक लेगा V4 और एक लेगा V3। V3 कब? जब वॉइस होगा पैसिव का। जैसे जो सेंटेंस बनाते वो एक्टिव में होता है। पैसिव से राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, आम राम के द्वारा खाया जाता है, पैसिव है। अब मैंगो इज ईटन, अब ईटन क्या है? V3। समझा? तो आप हमेशा रखो आर के बाद प्लान कभी होगा। मैं आपको दो ही चीज बोला हूं, या तो V3 होगा या V4 होगा, बाकी इसके अलावा देखिए इसको चाप दो, तो प्लान नहीं, क्या होगा? प्लानिंग। यानी सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। शी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years। कहां गया? आ रहा है समझ में? यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। देख लो, मेंस का पेपर करा रहा हूं CGL का, अब इससे बड़ा क्या कर रहा हूं, देख लेना जो भी सवाल हो। आई डिड नॉट न्यू, नो, ऑप्शन डी। डी, डिड यू टोल्ड हिम, डिड यू टेल हिम, कहां गया? नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। इन केस पढ़ाया हूं ना, एज सुन एज इन केस, तो इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप, है ना, कि इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप, नोट डाउन माई फोन नंबर। इन केस यू है तो यू के बाद नीड्स थोड़े होगा, यू के बाद नीड। कहां गया? ऑप्शन ए। When he goes on a business trip, he is usually taking his wife। बताओ इसका, सोच समझ के बोलना। टेकिंग नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों होगा टेक? आपको कुछ शब्द बताए थे जो आदत को दिखाता है, जैसे यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, हार्डली। ये आदत की बात बताता है कि वह अक्सर ऐसा करता है, मतलब उसकी आदत है।
वो हमेशा ऐसा करता है, मतलब क्या है? आदत है। वो हमेशा झूठ बोलता है, क्या है? आदत है। तो कह रहा है कि व्हेन ही गोज, जब वह जाता है ऑन अ बिजनेस ट्रिप, किसके ऊपर? बिजनेस ट्रिप। तो वह यूजुअली मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो ही यूजुअली टेकिंग नहीं, टेक्स। टेक्स, टेक नहीं बेटा, टेक्स। तो यूजुअली ये रहा, ऑप्शन होगा डी। आ रहा समझ में? तो इसमें कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट का है? इस शब्द से। और ये शब्द आपको लिखवा चुका हूं, आप किताब खोल के देखना, ये शब्द मिलेगा, उसको एक बार देख लेना एक बार फिर से, ताकि वो सारी बातें याद आ जाए। आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग नहीं, आई हेयर, आई हेयर द सन राइजेस एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। आपको कहा है ना कि हमेशा सेंटेंस में समय देखना है। समय बताओ, प्रेजेंट है कि पास्ट है? कैसे पता? यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है? पास्ट। तो पास्ट है तो सिंपल पास्ट बनेगा, और यहां पर राइजेस कर रहा है, क्या होगा? ये तो सिंपल प्रेजेंट बना दिया V5 लगा के, तो V2 करना पड़ेगा, तो राइज का रोज, तो क्या होगा? रोज। ऑप्शन है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप देखो, ये सीपीओ का पेपर है 2020 का, सीपीओ में इंग्लिश का बोलबाला है। आज भी मेंस में सिर्फ 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स, घंटों से, फॉर आवर्स। नंबर है पता नहीं कितना, इसे मैंने कहा सेवरल, है ना? ऐसे बताए थे आपको। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। इफ क्या है? कंडीशन। कंडीशन के बाद देखो सब्जेक्ट है और ये V1 है, सिंपल प्रेजेंट है, तो होगा आई एम नहीं, आई विल। अब विल जैसे लगेगा तो इसको V1 चाहिए होगा, तो यहां गेट कर देंगे। आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या होगा? आई एम गेटिंग नहीं, आई विल गेट। ऐसा अरे समझ में ना, कंडीशन है वो। माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स, किया ना भाई? हैज प्रेजेंट, बीन परफेक्ट, तो लिव्स नहीं, लिविंग। तो लिव है तो ई को काटेंगे, आई एन जी। कहा गया? ए। अच्छा एक और चीज देखो, सिंस लगाया है, तो सिंस के बाद यहां चाइल्डहुड दिया है ना, तो सही तो है। चाइल्डहुड या बाई बर्थ, बर्थ से ऐसा है ना? ये सब आता है, चाइल्डहुड, ये सारे शब्द लिखवाया था। सिंस पर खोल के देखना। When the boys were playing the match, it suddenly starts raining. अब आप बताओ कि when the boys were playing प्रेजेंट है कि पास्ट? कि भाई जब बच्चे खेल रहे थे, when मतलब जब, the boys मतलब बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे, क्या? मैच। तो इट सडनली स्टार्ट्स नहीं, स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होना शुरू हो गया, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। तो कहां गया? स्टार्ट्स रेनिंग नहीं, स्टार्टेड रेनिंग। सोनी टेक्स, ऑप्शन सी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही हैज डिपॉजिट्स। हाँ, क्योंकि हैज हैव के बाद V3 आता। अब ये क्वेश्चन तुमको आएगा छोटा एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना? देखो ये सोनी सिंगुलर, तो सोनी के साथ टेक्स, छोटे एग्जाम में देख लो CHSL। यहां पर क्या करेगा कि यहां पर हैज डिपॉजिट्स। अब हैज के बाद डिपॉजिट नहीं, हैज हैव के बाद V3 डिपॉजिटेड, ये लगाएगा MTS में। ढंग के क्वेश्चन दिखाए CGL के थे, तो कहां गया इसका आंसर? ऑप्शन सी। आए समझ में? चलिए बाकी चीजें पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।